हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यूपीएससी का जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं। यूपीएससी में अब तक जो भी ज्योग्राफी के प्रश्न आए थे यानी भूगोल से संबंधित, उसी का यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं और ये 5वां पार्ट है। 4 पार्ट में हम लोगों ने 15-15 करके टोटल 60 प्रश्न जो है अब तक हम लोगों ने देख लिया है। ठीक, अब आगे इसमें हम लोग देखेंगे ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन कोशिश किया जाएगा कि उससे ज़्यादा ही आगे, जैसा भी यहाँ पे टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ जो भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, आप देखिएगा कि कई प्रश्न आपसे हूबहू पीजीटी की परीक्षाओं में यहाँ से पूछे गए हैं। एक प्रश्न यदि मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पे जो आपका अंतरिक्ष वाला अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का है कि उसमें ये पूछा कि यदि पृथ्वी के घूर्णन को उलट दिया जाए, यानी पश्चिम से पूर्व चलती है तो पूर्व से पश्चिम कर दिया जाए, तो भारतीय मानक समय जो रेखा है या भारतीय मानक समय जो 5.5 घंटे पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमने की वजह से होता है या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से होता है, वह जो है जब उलट दी जाएगी तब वह कितना अंतर यहाँ पे प्रदर्शित करेगा। ठीक, तो ये प्रश्न जो है हूबहू सेम ऑप्शन आपके पीजीटी में भी बनाए गए थे। तो इस तरह के प्रश्न कई आपके हायर में भी पूछे गए हैं। जो पीसीएस का या पीसीएस या आईएएस का ही प्रीवियस ईयर है, उसको उठा के डायरेक्ट वहाँ पे रख दिया गया है। तो कल हम लोगों ने 60 प्रश्नों को देखा था, अब 61वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है उस टेस्ट में भी आपको इस तरीके के प्रश्न यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं। यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं या अपनी तैयारी चेक करना चाहते हैं, क्योंकि टेस्ट का लेवल बहुत ही अच्छा रखा गया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप करके। ठीक, वहाँ आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। अभी जो आपका टीजीटी पीजीटी होने वाला है उससे संबंधित टेस्ट चल रहे हैं। नेट का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगामी जो नेट की परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए भी यहाँ पे टेस्ट अवेलेबल हैं। और ये नेट का जो टेस्ट है ये पूरा आपका आरपीएससी, कॉलेज लेक्चरर, हायर एजुकेशन कमीशन, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यूजफुल होगा, क्योंकि सिलेबस आपका सेम ही है। तो यहाँ पर देखिए शुक्र पर जो कथन दिया गया, हम लोग देखते हैं 61वां प्रश्न। ज़्यादा समय आपका न लेते हुए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जो लोग नए होते हैं उनके लिए ये यूजफुल होता है, और मान लीजिए जो डेली देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये चीज़ें बकवास लगती हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बकवास भी देखना चाहिए। चलिए असर्शन की बात करें तो कथन दिया है कि शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। ठीक, तो ये देखिए सौरमंडल में है, जब हम आपको ये डिस्क्रिप्शन दे रहे थे या सौरमंडल का जो टेस्ट हो रहा था, टेस्ट सीरीज की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें सौरमंडल का यूनिट वाइज जो टेस्ट चल रहा है उसमें सौरमंडल के टेस्ट में जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया उसमें आपको शुक्र के बारे में बताया था कि शुक्र पर जो है मानव जीवन का होना, ये यहाँ पे कह रहा है कि अत्यधिक असंभाव्य है। तो ये बात सही है, क्योंकि वहाँ पर संभावना नहीं है। कारण देखिए कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है, तो ये भी आपका एक हद तक सही ही है। कथन जो है कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो शुक्र है मंगल पे, जबकि आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी पर जिस तरह से मानव जीवन संभव है, वैसे किस और ग्रह पर जो है संभावना है कि मानव जीवन है, तो ये आपका मंगल पे है, क्योंकि वहाँ पे जल के सोर्स भी देखे गए हैं, बर्फ़ के पहाड़ देखे गए हैं, जो आपका निक्स ओलंपिया है। ठीक, पूरे ब्रह्मांड का प्रश्न है कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप एवरेस्ट को भूल जाइए, वो है निक्स ओलंपिया। जब आए ब्रह्मांड का, धरातल या पृथ्वी या विश्व का आए, तब आप एवरेस्ट लगाएंगे। क्लियर। तो शुक्र पर जो है जीवन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के यहाँ पे बादल हैं, और ये अत्यधिक गर्म और मोटे बादल हैं, और ये बादल जो है ग्रह को पूरी तरह से घेरे हुए हैं, और इसीलिए शुक्र पर जीवन संभव नहीं है। और इतना ज़्यादा ये घना है, इसीलिए आप कहते हैं शुक्र को चमकीला ग्रह। ठीक, क्योंकि घने बादलों का निर्माण है और ये अत्यधिक गर्म है, उसकी वजह से ही ये चमकीले दिखाई देते हैं। हालांकि और भी रीजन है इसके। चलिए अगला कथन कारण में देखिए, कथन दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप जो है दक्षिणावर्त, और दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप जो है वामावर्त होता है। ठीक, वामावर्त दाहिनावर्त, यानी कि जो आपका घड़ी की सुई है इसके दिशा में हो गया, और घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप है ये दक्षिणावर्त होता है। ठीक, और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवन प्रतिरूप है ये वामावर्त होता है। तो
कारण दे रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण जो है कोरियालिस प्रभाव की वजह से होता है। तो ये भी बात सही है। पृथ्वी के घूर्णन और कोरियालिस प्रभाव की वजह से उत्तरी गोलार्ध में जो पवन है ये आपका अपने दाहिनी ओर, यानी कोरियालिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवन जो है दाहिनी ओर घूम जाती है, यानी कि इधर, और दक्षिणी गोलार्ध में पवन जो है बाईं ओर, यानी कि वामावर्त घूम जाती है। ठीक, यानी कि इधर। और यही नियम जो है इसी तरह से आपका जो फेरल का नियम है, ठीक, फेरल नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने ही इसे सिद्ध किया था और इसीलिए इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी ये कर रहे हैं। अगला देखिए, बलियारिक द्वीप। बलियारिक द्वीप समूह कहाँ पे है या कहाँ पर स्थित है? तो बलियारिक द्वीप समूह जो है ये भूमध्य सागर में स्थित है। यह स्पेन एवं उत्तरी अफ्रीका तट की स्वायत्त डिवीज़न भी है। कहाँ पे? देखिए, बलियारिक द्वीप समूह जो है कहाँ पे है? ये आपका भूमध्य सागर में स्थित है और ये जो है स्पेन और उत्तरी अफ्रीका का जो तट है वहाँ का एक स्वायत्त डिवीज़न भी है, यानी स्वायत्त भूभाग भी आप कह सकते हैं। ठीक, अगला देखिए, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। बहामास, नसाउ यानी राजधानी दिया गया है, तो बहामास की राजधानी नसाउ है। कोस्टा रिका की जो राजधानी है सान जोन्स है। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि राजधानियाँ और ये सब जो है आपके टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जाने की संभावना रहती है। मान लीजिए एक आध प्रश्न दे दिया तो क्या करेंगे? निकारागुआ, निकारागुआ की जो राजधानी है ये मानागुआ है, बेल्मोपान नहीं है बल्कि मानागुआ है, तो यही आपका सही नहीं होगा। डोमिनिकन रिपब्लिक का जो राजधानी है ये सेंटो डोमिंगो है, तो ये भी आपका राइट है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 65। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 65। यहाँ पे जो दिया रहा गया है 1 नंबर की, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष जो है पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव है। ठीक, तो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है और जो भौगोलिक ध्रुव है इनके बीच या 90 डिग्री के आसपास का होता है। फिलहाल ये हम लोग आगे देखेंगे जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे। केवल अभी यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगला देखिए, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव है, ठीक, उत्तरी गोलार्ध वाला या उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है, ये कनाडा में एक प्रायद्वीप में स्थित है या कनाडा के एक द्वीप पर स्थित है। पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है, ठीक, ये दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। तो ये भी बात आपका सही है कि जो चुंबकीय विषुवत रेखा है पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है या पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है दक्षिण भारत में ये थुम्बा से गुजरती है। तो ये भी आपका राइट है, यानी 2 और 3। यानी कि इस प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भौगोलिक ध्रुव या भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष या चुंबकीय ध्रुव के बारे में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और हालांकि अभी करंट में ये न्यूज़ में रहा भी है, तो इसलिए करंट में ये पूछा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का कुल भू क्षेत्रफल लगभग 1475 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, तो ये आपका राइट है। अगला दिया है, पृथ्वी के भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का जो अनुपात है 1:4 है, नहीं बल्कि 1:3 होता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये रंग हो गया। आगे देखिए, पृथ्वी के जल की मात्रा की अधिकतम जो प्रतिशतता है प्रशांत महासागर में है। तो ये बात सही है क्योंकि जो सबसे बड़ा भी यही है, तो जब बड़ा है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा जल राशि कलेक्ट भी करेगा। तो 1 और 3 यहाँ पे राइट हो जाते हैं। अगला देखिए 67 नंबर है कि निम्नलिखित महासागरों में किस एक में डायमेंटीना गर्त है, ट्रेंच। ठीक, तो डायमेंटीना जो गर्त है ये हिंद महासागर के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 8047 मीटर है। तो इस आधार पे आपका हो जाएगा सी राइट। उसके बाद देखिए 68 नंबर दिया गया है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमण की अवधि या परिक्रमा की अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की अवधि जो है कम है। ठीक, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल का जो परिक्रमा समयावधि जो है कम है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है।
ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 का, ये हो जाएगा डी। आर सही है, ए गलत है। क्यों ए गलत है ये भी देख लीजिए, क्योंकि मंगल ग्रह जो सूर्य का चक्कर है लगभग आपका 1.5 वर्ष से अधिक वर्ष, लगभग 2 के आसपास जो है ये समय लेता है, यानी 1.88 वर्ष लेता है। लेकिन पृथ्वी का जो व्यास है ये लगभग 7,926 मील है, जबकि मंगल का जो व्यास है ये लगभग 4200 मील है। अब देखिए कैसे, हमने आपको बताया भी था। मान लीजिए ये सूर्य है, ये आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, तो जैसे ये क्रम बढ़ता जाएगा इनकी परिक्रमण अवधि भी बढ़ती जाएगी। बुध का सबसे कम, शुक्र का इससे ज़्यादा, ठीक, पृथ्वी का शुक्र से ज़्यादा, मंगल का जो है पृथ्वी से ज़्यादा। यहाँ क्या कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि की समयावधि की तुलना मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कम है। तो मंगल का कम कैसे होगा, क्योंकि ये यहाँ पे आपका चौथे नंबर पे है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा दूरी तय करेगा। ठीक, समय भी ज़्यादा लेगा, तो इसलिए ये आपका रंग हो गया। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वह लगभग कितना है। ये देखिए आपका परीक्षाओं में जो आपका वनडे वगैरह की पेपर होते हैं, जैसे बीएड हो गया, वनडे हो गया, इन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन ये आपका यूजीसी में या हायर में या आपका पीजीटी, जीआईसी, यहाँ पे अभी ये प्रश्न नहीं बन रहे हैं। ठीक, फिलहाल देखिए इसका पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी है ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो राइट हो जाएगा 150 × 10⁶। आगे देखिए 70 नंबर में कि निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए कि सागरों के ऊपर जो है 30 से लेकर 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पे जो विद्यमान 2 कटिबंध में से प्रत्येक को हार्स अक्षांश कहते हैं, यानी अश्वक्षांश कहते हैं। ठीक, तो ये आपका राइट है, अश्वक्षांश कहेंगे। बी देखिए, अश्वक्षांश जो है निम्न दाब क्षेत्र होता है। अभी यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि 30 से 35 डिग्री में हाई प्रेशर होता है, तो निम्न दाब तो होगा नहीं, तो 2 आपका रंग हो गया, यानी 1 आपका राइट है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए इसकी कहानी आप लोगों को पता ही होगा कि अश्वक्षांश क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न रहा है अश्वक्षांशों का, कई बार प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अगला देखिए, कथनों पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। ठीक, तो अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर जो है अधिक होता है या अधिक है। दूसरा दिया है कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर जो है अधिक है। तो ये तो आपका राइट होगा दूसरा वाला, कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का जो वार्षिक परसेंटेज है या परिसर है वो आपका ज़्यादा है, क्योंकि जल जो आपका स्थल है उसका पार्ट जो है उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसकी अपेक्षा कम है। ठीक, तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर जो है अधिक होता है। तो 2 तो आपका राइट है। पहला देखिए कि अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर जो है यहाँ पे दे रहा है कि अधिक है। तो यदि देखा जाए तो देखिए आपका यहाँ पे अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर का जो तापमान का वार्षिक परिसर है ये पूरे सभी महासागरों का यदि लिया जाए तो सभी महासागरों में प्रशांत महासागर का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। ठीक, अब ये आप जो है सविन सर की किताब में देखेंगे, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ये लगभग 19.2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। ठीक, तो इसलिए आपका 1 भी सही है और 2 भी सही है, 1 और 2 दोनों यहाँ पे। ठीक, आगे देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चक्षुषा या चाक्षुष द्युति निर्धारित करती है। उसके बाद दिया है कि बुध का जो एल्बिडो है पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक होता है। तो पृथ्वी का एल्बिडो सर्वाधिक होता है किसके बाद, बर्फ़ के बाद। तो एल्बिडो जो है आप जानते हैं कि एल्बिडो उसी को कहा जाता है जहाँ पे सौर विकिरण का जो परावर्तित भाग होता है उसी को। तो जब किसी वस्तु पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसका अधिकांश भाग जो है परावर्तित हो जाता है, इसीलिए वस्तु हमें चमकीला प्रतीत होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसका या जो वस्तु है वो उसका एल्बिडो जो है ज़्यादा है। लेकिन यदि अवशोषित कर लेती है कोई वस्तु
काली दिखाई देती है तो ये माना जाता है भाई इसका एल्बिडो कम है। तो किसी भी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने उसकी चाक्षुष द्युति को निर्धारित करती है, चाक्षुष द्युति यानी कि चमक को। ठीक, तो ये आपका राइट है, यानी केवल एक यहाँ पे आपका किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष गति जो है 72 का जो आपका ए हो जाएगा केवल। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे कि भारत और चीन यूके में कौन सा जो है उनकी जनसंख्याओं की माध्यिका आयु का सही अनुक्रम है। 2008 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें देखिए जो इनकी मध्यम आयु के अनुसार यदि इनका क्रम देखा जाए तो भारत, चीन, यूएसए और यूके होना चाहिए। तो भारत, चीन, यूएसए और यूके यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला देखिए सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है। ठीक, मंगल और यूरेनस के बीच में कौन से दो ग्रह हैं, तो ये आसानी से आप कर सकते हैं, बृहस्पति और शनि है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या जिसके पास सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या सर्वाधिक चंद्र हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो आपका 2009 में पूछा गया था तो इसलिए उत्तर यहाँ पे बृहस्पति होगा, लेकिन वर्तमान संदर्भ में विकल्प में भी अवेलेबल है तो सी जो आप लगाइएगा 2019 से जो है इसके पास लगभग 79 के आसपास उपग्रह हो गए हैं। ठीक, तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या आपका जो ग्रहीय विज्ञान संस्थान भी है, इन सभी के द्वारा ये मान्यता दे दी गई है। जिस तरह से प्लूटो को हटाया गया था उसी तरह से मान्यता भी इनको मिलती है, तो ये आपका मान्यता इनको प्राप्त हो गया, यानी शनि ग्रह को मान्यता ये मिल गई है 2019 से ही, अंतर्राष्ट्रीय जो ग्रहीय संस्थान है। अगला देखिए कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी मेंटल के नीचे क्रोड निम्न में से किस एक से बना होता है। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि क्रोड जो होता है आपका वह किससे बना होता है। तो क्रोड आप जानते हैं कि क्या बोला जाता है, सियाल, सीमा, नीफे। नीफे यानी कि क्रोड, नीफे यानी कि निकिल और आयरन। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका दिया गया विकल्प है 76 में, तो यहाँ पे निकिल तो है नहीं, आयरन है, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 77 में, तो यहाँ पे हम लोग 75 15 ही देखने वाले थे, चलिए 80 तक हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 77 में दिया गया है कि पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल यानी मीठा जल जो है कुल प्राप्त जल की मात्रा का लगभग 1% से भी कम है। तो ये बात सही है, क्योंकि लगभग जो है 68% जो है या 70% मान लें कि अंटार्कटिका में है या ग्रीनलैंड में बर्फ के रूप में है। ठीक, केवल 1% जो है हमें उपलब्ध हो पाता है स्वच्छ जल टोटल का, तो ये राइट हो गया। दूसरा देखिए पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल मीठा जल 95% जो है ध्रुवीय बर्फ, छत्रक एवं हिम नदों में आबद्ध हैं, तो ये आपका लगभग 70 की ही बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर केवल 1 हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए भौगोलिक क्षेत्र दिया गया है, बोला कि इसकी ऊंचाई 400 मीटर है, यहाँ पे ये विशेषताएं पाई जाएंगी, तो ये विशेषताएं किससे संबंधित होंगी। ठीक, यानी कि यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु या किस प्रकार के वन पाए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया विकल्प है आपका, ये टोटल विकल्प सामने रख लेते हैं, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए यदि भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक वन विद्यमान हो तो सर्वाधिक संभावना किसकी होगी। ऊंचाई कितनी है, 400 मीटर। ठीक, यदि ऊंचाई 400 मीटर है तो वहाँ पे किस प्रकार के वन उगेंगे। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर 31 है, यानी ऑलमोस्ट जो है 29, 30, 31 इसी के बीच वेरी कर रहा है। ठीक, और न्यूनतम और मैक्सिमम ये है। वर्षा जो है आपका 200 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर, यानी कि जनवरी में आपका वर्षा कम हुई है, दिसंबर में कम हुई है, लेकिन इधर आपके सितंबर, अक्टूबर और इधर आपका जून, जुलाई, यहाँ पे वर्षा की मात्रा सर्वाधिक है। तो इस आधार पे हम लोग यदि देखें तो सर्वाधिक वर्षा और आपका टेम्परेचर भी अधिक हो, ठीक, तो वह किस प्रकार के वन वहाँ पे उगेंगे। तो टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, वर्षा भी ज़्यादा हो, तो वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उगते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा, लेकिन यहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा होगी, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वन आप कर सकते हैं। टेम्परेचर क्योंकि वहाँ पे 21 से 30 के आसपास होता है, या औसत 20 कह लें, और जो वर्षा यहाँ पे होती है लगभग 150 से लेके
250, 300 या 400 तक भी हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला देखिए, हाल ही में एक नई प्रकार की एल नीनो, जिसका नाम जो है एल नीनो मोडिकी है, एल नीनो मोडिकी की बात की जा रही है। तो ये समाचारों में था, यानी जो करंट रिलेटेड डेटा होता है ये आपसे प्रश्न में पूछे जाते हैं, जो या नए नए जो कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे आपका एल नीनो मोडिकी आया है। तो एल नीनो मोडिकी क्या है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसको, कि एल नीनो जो है, जिसका नाम एल नीनो मोडिकी है, समाचार में चर्चित रहा है। इस प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक, अब यहाँ पे आपको कथन देखना है कि जो एल नीनो मोडिकी है, ठीक, सामान्य एल नीनो मध्य प्रशांत सागर में बनता है, जबकि एल नीनो मोडिकी पूर्वी प्रशांत महासागर में बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, सामान्य एल नीनो की उत्पत्ति जो है दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में होती है, जबकि जो एल नीनो मोडिकी है इसका जो है उत्पत्ति मध्य प्रशांत महासागर में होती है। ठीक, यानी कि ये यहाँ पे मध्य प्रशांत में आपका एल नीनो मोडिकी है और पूर्वी प्रशांत में आपका दक्षिण पूर्वी में एल नीनो हो गया। ठीक, तो ये वाला तो रंग हो गया। सामान्य एल नीनो के परिणामस्वरूप अटलांटिक महासागर में ह्रास प्रवंजन पैदा होता है, परंतु एल नीनो मोडिकी के परिणामस्वरूप ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा आवृत्ति के प्रवंजन पैदा होते हैं। यानी कि एल नीनो मोडिकी जो है या अनेक जो हरिकेन है, इसकी वजह से ये यहाँ पे जन्म लेते हैं, एल नीनो की वजह से। ठीक, कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में। प्रवंजन यानी कि चक्रवात आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट हो जाएगा 2 सही होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अन्य तीनों की तुलना में जो है सूर्य की को परावर्तित करता है बालू मरुस्थल, यानी कि कौन जो है ज़्यादा परावर्तित करता है, ये यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बालू मरुस्थल है, यानी कि आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि एल्बिडो किसका ज़्यादा होता है, बालू, धान, नवपात हिम से आच्छादित भूमि या प्रेरी भूमि। तो हिमाच्छादित जो भूमि है इसका एल्बिडो मैक्सिमम होता है, अभी आपको बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 80 प्रश्न देखा है, टोटल इसमें 20 प्रश्नों का डिस्कशन हुआ है। और ये आपका कहीं भी आपको इसमें या पूरे प्रश्न में कहीं भी कोई त्रुटि लगे, कोई समस्या लगे, आपको लगे कि नहीं ये होना चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हाँ, लेकिन ये रहे कि आप जब कमेंट कीजिए तो उसका रीज़न भी बताइए, क्योंकि जब आप लोगों को ये बता दिया जाता है कि ये आप अपने अकॉर्डिंग जो ना आ रहा हो या जहाँ पे कन्फ्यूजन हो कमेंट करिएगा, तो आप ढेर सारे प्रश्न बता देते हैं। लेकिन आप लोगों को खुद उसको सर्च करिए, मोबाइल है ये आपके पास, एक बार उसको डालिए, नेट पे सर्च करिए, उसके बाद आप लोग जो है क्वेश्चन पूछिए, यदि आपको गलत लगता है तो विद रीज़न। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।